हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम थ्रू बायोलॉजी ऑन डिमांड। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत सेकंड लाइफ प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन की चर्चा करेंगे। इसके पहले न्यूट्रिशन हमने 2 पार्ट में जान लिया था, अब रेस्पिरेशन की चर्चा करते हैं। और इसमें कुछ कहें इसके पहले हमें जानना बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है। एक कॉमन मेंटालिटी से हट के ज़्यादातर यही समझ में आता है O2 लेना, CO2 निकालना रेस्पिरेशन मानते रहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली जो आपको जानना है रेस्पिरेशन कुछ अलग हट के कि रेस्पिरेशन क्या है। वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग बीइंग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और ये जानते हैं कि जितनी भी लिविंग प्रॉपर्टी है लाइफ करेक्टर से हम उसकी प्रेजेंस को शो करते हैं। किसी में लाइफ है या नहीं है, कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है, कैसे पहचानते हैं? कुछ करेक्टर देख के। ग्रोथ है, मूवमेंट है, लोकोमोशन है, या हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, जितने भी वर्क होते हैं जो बॉडी परफॉर्म करती है जिसके बेस पर कहते हैं कोई लिविंग बीइंग है, इन करेक्टर्स को शो करने के लिए वर्क करना पड़ता है। बॉडी में वर्क होता है और ये हम जानते हैं फिजिकल थियरी है, नो एनर्जी नो वर्क। इफ यू वांट टू शो योर लिविंग स्टेट मीन्स दैट हैव टू डू समथिंग। यदि कोई चाहता है कि वो जिंदा है, इसको शो करना चाहता है, तो उसको कुछ करना है। कभी कभी लगता है कि सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी ध्यान दीजिए कुछ न कुछ बॉडी में होता रहता है 24 आवर इन ए डे थ्रू आउट द लाइफ। बॉडी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन बॉडी कुछ वर्क करती रहेगी। सपोज सोते समय क्या होता, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या ब्रीथिंग रुक गई है, हार्ट बीट रुक गया है, बॉडी में बहुत सी केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, वो हो रही कि नहीं हो रही हैं, चल रही हैं। तो क्या उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है? क्योंकि फिजिक्स की थियरी है नो एनर्जी नो वर्क। सिमिलरली इन द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? कहते हैं फूड से मिलेगी। सही बात है, फूड से मिलेगी, लेकिन फूड से एनर्जी तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये प्रोसेस नहीं होगी। कहने का मतलब अब अगर हम कहें तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड से एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन इज दैट प्रोसेस थ्रू व्हिच we or other living being obtain the energy by breakdown of food, and this process of breakdown of food to get the energy is known as respiration. respiration के लिए मोस्टली O2 ली जाती है इस प्रोसेस में और CO2 रिलीज होती है, जो कि कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं रेस्पिरेशन 2 टाइप का है। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो एरोबिक, नहीं है तो एनारोबिक। इसलिए हम ये नहीं कह सकते ऑक्सीजन लेना ही रेस्पिरेशन है। ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, चाहे ऑक्सीजन ली जाए चाहे न ली जाए, अगर फूड का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी मिलती है लिविंग बीइंग को, तो वही प्रोसेस रेस्पिरेशन है। अब एरोबिक एनारोबिक क्या है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में जो रेस्पिरेशन है ये जनरली ये फूड का ब्रेकडाउन कैसे हो जाता है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स की चर्चा करना है। स्टेप्स क्या? सपोज ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू गेट द एनर्जी इज रेस्पिरेशन। अब फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है, कहाँ होता है, ये ध्यान देना है। फूड का ब्रेकडाउन सेल के अंदर होता है। यूनिसेलुलर है तो उसकी बॉडी कह लीजिए, मल्टी सेलुलर है तो उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो लिविंग सेल्स हैं उनमें होता है, क्योंकि सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कोई भी फंक्शन होगा सेल के थ्रू होगा, और सेल को फंक्शन करने के लिए वर्क करना है, मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब अगर
ब्रेकडाउन सेल में होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, इसमें ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ये ऑक्सीजन हर सेल में कैसे पहुंचती है? ये हम जानते हैं ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में सभी बॉडी सेल्स नहीं हैं, तो ये बॉडी सेल्स ऑक्सीजन कैसे पाएंगी? या रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 रिलीज होती है, ये सेल डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं रिलीज कर सकती, जबकि दोनों कंपलसरी हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन केस में O2 लेना भी है, CO2 रिलीज भी करना है, लेकिन जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उसके डिफरेंट सेल डायरेक्ट O2 ले पाएँ, CO2 रिलीज कर पाएँ, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस अल्टीमेट तो यही है, लेकिन जो बीच में प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से रेस्पिरेशन के डेवलप्ड एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में स्टेप्स हो गए हैं। फर्स्ट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रीथिंग, सेकंड वन गैसियस एक्सचेंज, थर्ड गैसियस ट्रांसपोर्ट, एंड फोर्थ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या है? 4 स्टेप्स। ब्रीथिंग, एटमॉस्फेरिक एयर को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने के लिए पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स हैं, तो लंग्स तक O2 को लेना या ऑक्सीजनेटेड एयर को लेना और यहाँ से कार्बोक्सीजनेटेड एयर को बाहर निकालना ही ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग मीन्स इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बोक्सीजनेटेड एयर फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड आर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये दोनों को एक अलग नाम दिया गया इस स्टेप को। इनहेलेशन ऑक्सीजनेटेड एयर को लेना, ये कहलाता है इनहेलेशन आर इंस्पायरेशन, whereas the removal of carboxygenated from air from lungs to outside or in the atmosphere is exhalation or expiration. Second one, gaseous exchange, exchange of O2 and CO2। ऑक्सीजनेटेड एयर को लंग से हमने ले लिया या अदर एनिमल में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हुआ वहाँ पर ये वर्क हो रहा है। फिश में गिल के थ्रू, ह्यूमन बींग्स में लंग्स के थ्रू, अर्थवर्म में स्किन के थ्रू, ये उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम क्या है? वो एटमॉस्फेयर से या इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले सके, डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचवाए और डिफरेंट बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके बॉडी से रिलीज करे, बाहर भेजे, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन करते हैं। तो एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, लंग्स में, गिल में, स्किन में जो ऑक्सीजन आई है उसको ब्लड में सेंड कर देना, ब्लड में जाएगी और ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लाता है, उसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन को दे देता है रिमूवल के लिए। तो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इन लंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज O2 और CO2 का, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या होता है? सेल्स वहाँ से रेस्पिरेशन में O2 यूज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, तो वहाँ CO2 एक्सेस क्वांटिटी बनती है जो ब्लड में चली जाती है। डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है,
कार्बोक्सीजनेटेड इसीलिए होता है, वो लंग्स तक जब पहुंचता है तो वहाँ पर CO2 लंग्स को दे देता है, O2 यहाँ से ले लेता है। तो एक्सचेंज दो जगह पर, एक तो लंग्स में और एक अदर पार्ट में। डिफरेंस दोनों में क्या है, लंग्स में जब होगा तो O2 ब्लड को दिया जाएगा, CO2 वहाँ से रिसीव किया जाएगा। अदर पार्ट ऑफ बॉडी इसके ठीक अपोजिट करते हैं, वो ब्लड से O2 लेते हैं और CO2 ब्लड को प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रीथिंग हो गई, गैसियस एक्सचेंज। थर्ड है गैसियस ट्रांसपोर्ट। इस पार्ट में आपको जानना है कि ये गैसेज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब जो रेस्पायरेटरी गैसेज O2 और CO2 हैं, अभी तो हमने कह दिया कि लंग से या अदर ऑर्गेनिज्म में, अदर एनिमल में जो अदर रेस्पायरेटरी ऑर्गन है वहाँ से बाई ब्लड डिफरेंट पार्ट तक गया तो कैसे चला, कैसे चलता है। और डिफरेंट बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आपने भले कह दिया ब्लड के थ्रू आती है, लेकिन ब्लड के थ्रू आने का क्या रास्ता है, यानी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेज, मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसकी भी चर्चा करनी है। O2 ब्लड के थ्रू लंग से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक कैसे चलता है, किस फॉर्म में, और डिफरेंट पार्ट से CO2 कैसे आती है। अब अगर देखें जो 3 स्टेप में हम चर्चा अभी तक कर रहे थे, अल्टीमेट पर्पस रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन हो, एनर्जी मिले। लेकिन अभी तक फूड के ब्रेकडाउन की बात नहीं आई, क्योंकि ये ब्रेकडाउन सेल में होता है, अभी ऑक्सीजन सेल में पहुंची ही नहीं। तो जब सेल में पहुंच जाएगी, ब्रेकडाउन वहाँ होगा, तो सेल में कैसे ब्रेकडाउन होगा, इसको हम यहाँ स्टडी करते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन में। सेलुलर रेस्पायरेशन की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन आज हमें ये समझ लेना है ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे ब्रीथिंग को सिंपली बताते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मीन्स मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ऑक्सीजनेटेड एयर अंदर आ कैसे जाती है लंग्स में, और कार्बोक्सीजनेटेड एयर कैसे निकल जाती है। भाई हो गया, आ गई, चली गई, लेकिन उसका भी एक सिस्टम है। उसके लिए लंग्स की सिचुएशन को समझना है। लंग्स हमारे थोरेसिक कैविटी में है, बॉडी के अंदर जो कैविटी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऊपर वाला कहलाता है थोरेसिक कैविटी, क्योंकि इस रीजन को कहते हैं थोरेक्स, और नीचे वाला रीजन कहते हैं एब्डोमेन। इसीलिए नीचे जो रिब्स से कवर्ड एरिया है उसको हम थोरेक्स कहते हैं, और उसके अंदर की जगह को कहते हैं थोरेसिक कैविटी। और इसके नीचे जहाँ पर एक डिवाइडिंग सेपरेशन वाल लगी है, जिसको डायाफ्राम भी कहते हैं। डायाफ्राम यहाँ पर पूरी बॉडी के नेक के नीचे और यहाँ इसके ऊपर टोटल बॉडी कैविटी कहलाती है। बॉडी कैविटी के 2 पार्ट हो गए, बॉडी कैविटी के 2 पार्ट, एक थोरैक्स और दूसरा एब्डोमेन। इसके अंदर वाली कैविटी, इसके अंदर वाली कैविटी, थोरैक्स के अंदर वाली थोरेसिक कैविटी, एब्डोमेन के अंदर वाली एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक डम शेप थोड़ा सा बीच में उठा हुआ डायाफ्राम होता है। मीन्स डायाफ्राम इज द सेपरेशन वॉल बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी में ही यही लंग्स होते हैं। लंग्स क्या हैं? रेस्पिरेटरी रूट को समझना है कि ये जो भी एयर इंटर करती है बॉडी में, उसमें विंड पाइप, बायोलॉजिकली इसका एक और नाम है ट्रेकिया, जिसकी चर्चा हम डाइजेशन में भी हल्का कर लिए थे। नाक से या मुंह से, मेनली नाक से ही सांस लेनी चाहिए, इसके लिए उसमें अरेंजमेंट बना है। और ये जा कर के फायरिंग्स में, फायरिंग्स के बाद गले में विंड पाइप में इंटर करती है, और ये विंड पाइप आगे चल के 2 ब्रांच में डिवाइड हो गई। इन्हें कहते हैं ब्रांकस, एक को प्लूरल में
इसी को ब्रोंकी कहते हैं। अब ये आगे चल कर के बहुत सी ब्रांच में डिवाइड हो जाता है और सभी ब्रांच लास्ट में एक छोटे से चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं एल्वियोलाई। छोटे छोटे चैम्बर है लंग्स में, और लंग्स क्या है, एल्वियोलाई का कंबाइंड फॉर्म है। यहाँ एल्वियोलाइज में अब एयर जो लंग्स में है, यहाँ से डिफरेंट ब्रांच से होते हैं। ब्रांकस में, ब्रांकस से ट्रैकिया में, या विंड पाइप में, विंड पाइप से फायरिंग्स में, फायरिंग से फिर नेजल पासेज से बाहर चली जाती है। ऐसे ही अगर बाहर से एक्सहेलेशन होने के बाद इन्हेलेशन होता है। इन्हेलेशन भी नेजल एपर्चर से एयर इंटर करती है, फिर नेजल पासेज से, इंटरनल एयर से फायरिंग्स में, फायरिंग से विंड पाइप में, विंड पाइप से ब्रांकस में, ब्रांकस से ब्रांकियोल्स के जरिए इसकी भी ब्रांचेज होती है, एल्वियोलाई या लंग्स में पहुँच गया। अब ये एयर क्यों लंग्स में आएगी, क्यों जाएगी, कैसे, तो इसके लिए एक फंडा जानना है। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम इट्स हाइयर प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लोअर प्रेशर एरिया। लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा और कम करने का एक अरेंजमेंट है, और लंग्स को फैलाने और सिकोड़ने का जो काम है वो रिब्स की हेल्प से होता है। रिब्स हमारी अंदर बाहर होती रहती हैं, डिटेल में नहीं जानना है। इसे इंटरकास्टल मसल कहते हैं, जो रिब्स को अंदर बाहर करती हैं। रिब्स क्या हैं, सी शेप बोन्स हैं ये, जो आगे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँची हुई। आगे एक बोन है स्टर्नम, पीछे बैक बोन, तो स्टर्नम से बैक बोन तक रिब्स इधर भी लगे, इधर 12 पेयर हैं, 12 इधर 12 इधर। तो ये रिब्स हल्का सा अंदर बाहर होती हैं। रिब्स के अंदर बाहर होने से जो रिब्स के कवर्ड एरिया है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी कह रहे हैं, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ज़्यादा और कम होता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ज़्यादा कम होने से लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा कम होता है। और जब थोरेसिक कैविटी का और साइमल्टेनियसली लंग्स का वॉल्यूम कम होता है तो इसमें प्रेजेंट एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। बायल का नाम सुने होंगे साइंस में, जो कहते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मीन्स V बढ़ेगा P घटेगा, V घटेगा P बढ़ेगा। तो जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसके अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है, जबकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाने से एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा। तो चलिए आते हैं कि कब घटा। जब रिब्स बाहर निकलती हैं, दबती हैं, उसी समय डायाफ्राम भी जो डम शेप होता है जनरली थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है। तो ये डायाफ्राम के नीचे आने से, रिब्स के बाहर जाने से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, साइमल्टेनियसली लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मीन्स इसके अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक एयर always move from higher pressure area towards lower area. That is why atmospheric air or oxygenated air enters inside the lungs. जब रिब्स अंदर की ओर आती हैं उसी समय डायाफ्राम डम शेप हो जाता है। रिब्स के अंदर आने से, डायाफ्राम के डम शेप होने से कैविटी जो है थोरेसिक कैविटी, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और इसका वॉल्यूम कम होने के साथ साथ लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाता है, और लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाने से इसमें प्रेशर बढ़ जाता है एयर का विथ रिस्पेक्ट टू द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर। दैट इज वाई एयर फ्रॉम द लंग्स गोज आउटसाइड इनटू द एटमॉस्फियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सेकंड पार्ट गैसियस एक्सचेंज में शार्ट में क्यों इतने कहना है कि इसका कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से ऑक्सीजन और CO2 मूव करते हैं, वहाँ जहाँ पर कम होगा। लंग्स में एटमॉस्फेरिक एयर आती है, जानते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट 21% है, जबकि CO2 की परसेंटेज 0.03% है। मीन्स एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो जब एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में गई तो लंग्स में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है इसके एल्वियोलाई में, जबकि CO2 कम है। और जो ब्लड की सप्लाई हुई है लंग्स में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड भेजा गया है, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है। तो लंग्स में ब्लड कैपिलरीज जो हैं
उनमें CO2 का परसेंटेज ज़्यादा है, O2 का परसेंटेज कम है, जबकि लंग्स के एल्वियोली में O2 का परसेंटेज ज़्यादा है, CO2 का परसेंटेज कम है। इसलिए O2 एल्वियोलाई से लंग से ब्लड में चली जाती है और CO2 एल्वियोलाई या लंग्स में चली जाती है। इसी के अपोजिट अदर पार्ट में, अदर टिश्यूज में होता है, वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होता है ऑक्सीजनेटेड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि टिश्यूज के पास CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। इसीलिए ब्लड से O2 रिलीज हो जाती है और CO2 चली जाती है अंदर ब्लड में। ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए जानना है कि ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले कैसे जाता है, तो दो चीज़ बताते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, O2 स्पेशली थ्रू हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जो लंग से डिफरेंट पार्ट तक बाई ब्लड जाता है, उसको कैरी करने में सबसे बड़ा रोल हीमोग्लोबिन का है। ये अलग बात है कि ऑक्सीजन की कुछ क्वांटिटी ब्लड में प्रेजेंट वाटर, प्लाज्मा में वाटर होता है, उसमें डिजॉल्व होकर के भी ट्रांसपोर्ट होती है। इसी तरीके से CO2 को भी हीमोग्लोबिन कैरी करता है और कुछ क्वांटिटी इसकी प्लाज्मा के साथ चलती है और कुछ बाई कार्बोनेट के फॉर्म में। तो आपने ये जाना कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से बाई ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी, लंग्स से ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट तक कैसे जाएगी, गैसियस एक्सचेंज लंग्स और अदर पार्ट में क्यों डिफरेंट होता है, ब्रीथिंग के दोनों पार्ट, इन्हेलेशन किस कंडीशन में कैसे हो जाता है, एक्सहेलेशन कैसे हो जाता है। एक टॉपिक को हमने यहाँ पर अभी छोड़ दिया है जो है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसकी चर्चा नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।